दोस्तों, साइंटिस्टों का कहना है कि जब से इंसानों ने फॉसिल्स फ्यूल यानी जब से पेट्रोल और गैसेस का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जीव का जिंदा रहना मुमकिन नहीं होगा। यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान रहते हैं, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आज से 150 सालों बाद वहाँ इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से हमारे अर्थ में मौजूद ग्लेशियर भी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से सुनामी आने का चांस भी बढ़ता चला जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की ही नहीं है, इस पोल्यूशन ने हमारे अर्थ के ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सन से निकलने वाली जानलेवा रे से हमें बचाती है, वो भी अब धीरे धीरे करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ से पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंटिस्टों की एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरे प्लेनेट की तलाश अभी से कर रहे हैं। पर हम इंसानों को रहने के लिए प्लेनेट मार्स को ही क्यों चुनना पड़ा? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लेनेट्स मौजूद हैं, तो आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लेनेट वीनस है और दूसरा मार्स। वीनस जो मार्स के मुकाबले अर्थ से काफी ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वीनस सन का चक्कर लगाने वाला दूसरा सबसे करीब का प्लेनेट है, जहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वह लोहे को भी पिघला सकता है। और दूसरी तरफ है हमारा पड़ोसी मार्स, जो सन का चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। यहाँ वीनस जैसी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ की सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और एलोन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिसकी मदद से वो इंसानों को मार्स पर जिंदा रख सकते हैं? एलोन मस्क के मुताबिक साल 2026 तक प्लेनेट मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 सालों तक जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी। इस ग्रुप के वहाँ पर जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर भी बनाना जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पे मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, लेकिन मार्स पर इंसानों के जाने से पहले इन शेल्टर को आखिर बनाएगा कौन? मार्स पर इंसानों के जाने से पहले रोबोट भेजे जाएंगे। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे। ये रोबोट्स वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसानों के काम करने से ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर, मिट्टी खोदने के लिए एक्सकवेटर्स और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पे वे खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे, उसी जगह पे वे अपने बेस को बनाना शुरू कर देंगे। जिस रोबोट का काम मिट्टी खोदने का होगा, वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा, और छोटे छोटे रोबोट्स इन मिट्टी को रिफाइनिंग यूनिट तक ले जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक भेजी जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। शेल्टर्स के कंप्लीट होने के बाद रोबोट्स का स्टार्ट होगा दूसरा फेज। अब पहली बार इंसानों का एक ग्रुप मार्स पर लैंड करेगा। क्योंकि मार्स पर इंसान पहली बार लैंड करेंगे तो इनके पास सामान भी काफी ज्यादा होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट्स इंसानों को वहां पर वेलकम करेंगे, उनका सामान लैंडिंग साइट से बेस तक लेकर जाएंगे, और बेस यूनिट्स के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स में रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेट होकर बड़े हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी अर्थ से काफी कम है, इसी वजह से इंसान वहाँ इन प्रेशराइज यूनिट्स में रहेंगे। यानी इन यूनिट्स में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज कैबिन्स एक दूसरे से जुड़े होंगे, और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए सोलर फार्म्स इन रोबोट द्वारा बनाया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी कैबिन्स के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने पर अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर खाने की चीजों को
उगाया जा सके। साइंटिस्टों के मुताबिक शुरू में मार्स पर सिर्फ बीन्स और पोटैटो लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट्स जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका मार्स पर काफी ज्यादा जरूरत है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द मार्स पर भी ऑक्सीजन बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि यह एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है, यानी इंसानों की एक छोटी टीम अब वहाँ पर ऑक्सीजन भी बना सकेगी। और मार्स की जमीन के नीचे जमा हुआ वाटर मार्स पर रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघलाकर पानी भी बनाया जाएगा। अब मार्स पे मौजूद इंसान बिना अर्थ की मदद से भी जिंदा रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर अर्थ पर वापस भी आ सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपनी कैबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर भी जाके ऐसी जिंदगी गुजारनी है तो इतना तामझाम क्यों? साइंटिस्टों के पास इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएं जिसकी वजह से मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा कि हमारा अर्थ है। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।